ड्रामा के स्टार्ट में हम प्रिंसेस को देखते हैं जिनके हाथ में एक कैट होती है। उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है। वहां पर प्रिंसेस कहती है क्यों भाग रहे हो, पता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। जितना भागोगे उतना मैं तुम लोगों को दौड़ाऊंगी। तो रुक जाओ ना यहाँ पर। अब जो उन डाकुओं का लीडर होता है कहता है इस प्रिंसेस को मार डालो। वहां पर लड़ाई होने लगती है। बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं लेकिन प्रिंसेस तब भी स्माइल कर रही होती है क्योंकि उन्हें पता था उनके पास जो पावर है ना वो किसी के पास नहीं। हंसते हुए बोलती है कि चलो ठीक है। वो सारी पत्तियां एक साथ इकट्ठा करती हैं, उन लोगों पर अटैक करती हैं, वो सब वहां पर एक साथ मर जाते हैं। यहाँ पर अब लीडर की बारी थी। लीडर को भी थोड़ी सी पत्ती लग जाती है जिसकी वजह से उसका गला कट जाता है। प्रिंसेस अपनी ब्लैक कैट को लेकर आगे बढ़ रही होती है। यहाँ पर वो डाकू बोल रहा होता है कि तुम आज मुझे मार रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज तुम भी मर जाओगी। कहती है मुझे मारने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ लेकिन तुम जरूर मरोगे। वहां पर वो उसे तुरंत मार देती है। उसके पास सील निकलती है। पता चलता है कि अब वो 13 कंट्रीज की ना प्रिंसेस बन चुकी है। कहती है ये मुझे बहुत बोरिंग लगने लगा है, पता नहीं कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में। बादल गरजने लगते हैं। वहां पर डायरेक्ट थंडर अटैक होता है प्रिंसेस के ऊपर। इधर प्रिंसेस उठती है जहाँ पर एक शैडो गार्ड होता है, वो प्रिंसेस की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे लग रहा था ना कि प्रिंसेस मर चुकी है। तभी यहाँ पर प्रिंसेस आंखें खोल देती है। कहते हैं कि आप मरी नहीं, आप जिंदा हैं। कहती है मैं मर कैसे सकती हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लगा कि आप मर गई, आपको ड्रग दिया गया था। कि प्रिंसेस ने नया जन्म लिया है, वो भी चू कुंगहुआ नाम की एक प्रिंसेस है जो बहुत ही खतरनाक है। वो जो शैडो गार्ड है ना उसे अपने पास रखी हुई थी। उसके पास लगभग 5 लड़के थे जिसमें से एक शैडो गार्ड था। पांचों लड़कों को वो अपना पेट बनाकर रखती थी और वो उसका एक तरीके से ना ख्याल रखते थे। कोई भी मुसीबत आने वाली हो तो सबसे पहले वो अपने ऊपर लेते थे। लेकिन शैडो गार्ड उनमें से सबसे खास था। वो उसे रोज टॉर्चर करती थी, रस्सियों से बांध देती थी, उसके ऊपर अपनी हेयर पिन से अटैक करती थी। लेकिन शैडो गार्ड हर बार कहता कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। वो इसे इतना मारती कि उसके शरीर से पूरा ब्लड निकाल देती। लेकिन तब भी शैडो गार्ड बस वहां पर स्माइल कर रहा होता है। कहती है कि वो मर गई, लेकिन मरने का क्या कारण था ये अभी तक पता नहीं चला है। जाती है गार्ड के पास लेकिन गार्ड बहुत ज्यादा डर रहा होता है। कहती है कि चलो अपना इंट्रोडक्शन दो। कहता है आपको पता तो है। प्रिंसेस कहती फिर से दो। बोलता है मैं फर्स्ट शैडो गार्ड हूँ नॉर्दर्न क्यों का। कहती है कि अच्छा। उसकी शक्ल देखती है, मन में सोचती हैंडसम तो है। अभी यह पता चलता है कि प्रिंसेस की यहाँ पर शादी हो चुकी है और जो प्रिंसेस का हस्बैंड है उसका नाम फेंग जिंजी है। कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो, मेरी आंखों के सामने उस लड़के को सेड्यूस कर रही हो। उसको देखते ही चू किंगा सोचती है कि अच्छा तो इस लड़के के पीछे प्रिंसेस पागल हुई पड़ी थी। वो हमेशा उसका दिल जीतने की कोशिश करती। उसे जाती है 1000 ईयर ओल्ड जेडे देने। लेकिन जो फेंग जिनजी था ना इस बात पर उसका दिल तोड़ देता है। साथ में वो जेडे भी कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम मेरा दिल कितना भी जीतने की कोशिश करो लेकिन मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। यहाँ पर जो ये फेंग जेनजी था ना वो सिक्स फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा लाइक करता था। फेंग जेनजी जाता है और शैडो गार्ड को ना एक बहुत तेज से अपना पैर मार देता है कि तुम दोनों यहाँ पर साथ में एक रूम में क्या कर रहे हो। कहती है कि जाओ नील डाउन हो जाओ। शैडो गार्ड कहता है ठीक है जा रहा हूँ। कहती है तुम नहीं, मैंने फेंग जेनजी से कहा नील डाउन हो जाओ। कहता है कि तुमने मुझसे कहा, मुझसे कैसे कह सकती हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कहती है हाँ मैंने तुमसे ही कहा बाहर जाओ नील डाउन हो जाओ। कहता है मैं नहीं जाऊंगा। तो उसको थप्पड़ मार देती है कि जाओ यहाँ से। कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक और आदमी के साथ यहाँ पर रात बिताओगे और मुझे पता नहीं चलेगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम्हें पता है अगर तुमने मुझे हाथ लगाया ना तो तुम्हारा बुरा हाल होगा क्योंकि मैं सिक्स प्रिंसेस को लाइक करता हूँ। कहती है निकलो यहाँ से। गार्ड्स इसे लेकर जाओ और उसका हाथ ना वो तोड़ देती है। उसे नीचे धक्का दे देती है। कहती है इसे बाहर जाकर 50 कोड़े मारो। वहां पर शैडो गार्ड को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये प्रिंसेस ने ये क्या किया। बाहर वो चिल्ला रहा होता है कि प्रिंसेस तुम्हें क्या लगता है कि तुम डेविल बन जाओगी तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, कभी नहीं होगा। कहती है 20 कोड़े और बढ़ा दो। वहां पर उसे मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया जाता है और उसे लगातार कम से कम 60 कोड़े तो मारे ही जाते हैं। बाहर सब लोग कह रहे होते हैं कि आज पहली बार हुआ है कि प्रिंसेस ने इस फेंगजेंजी को जो है सबक सिखाया है। इधर हम देखते हैं प्रिंसेस शैडो गार्ड को देख रही होती है क्योंकि उसे पॉइजन दिया गया होता है। मन में सोचती है अगर इसको नहीं बचाया ना तो ये जो है टॉर्चर होकर ही मर जाएगा। कहती है चलो मेरे पास आओ। लेकिन उसे पता था जैसे वो प्रिंसेस के पास जाएगा तो वो उसे बस टॉर्चर करेंगी। बहुत ज्यादा डर रहा होता है लेकिन तब भी पास में जा रहा था। कहती है कि और करीब आओ। वहां पर कहता है कि आप मुझे पनिश करेंगे क्या। कहती है नहीं, मास्क निकालो। पता चलता है कि वो मास्क नहीं निकाल सकता है क्योंकि शैडो गार्ड बनने से पहले उन लोगों से एक शपथ ली जाती है कि अगर
मास्क निकाला तो जान से जाओगे। लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस के सामने आज वो कुछ भी नहीं बोल सकता था। कहता है मरना कबूल है, वैसे भी तो मरने ही वाला हूँ ना। वहाँ पर वो अपना मास्क निकाल देता है। वो उसको देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। कहती है इतनी आसानी से तो तुम्हें नहीं मरने दे सकती। वो उसको किस कर लेती है। जैसे वो थोड़ा दूर हटने का कोशिश करता है ना, तो प्रिंसेस फिर से अपने पास खींच लेती है और जितनी अपनी पावर होती है ना, वो जो है शैडो गॉड का दे देती है। उसका सारा पॉइजन उसके अंदर चला जाता है। कहती है जाओ अब ठीक हो। प्रिंसेस की दासी आ जाती है कि चलिए आपके नहाने का टाइम हो गया है। लेकिन अभी शैडो गॉड बैठा हुआ होता है। वो उसको उठाता है कि यहाँ पर प्रिंसेस ने क्या कहा था ना कि फेंग जिनजी को कोई डॉक्टर इलाज भी ना करे जब उसको कोड़े मारे जाए, लेकिन सिक्स प्रिंसेस ने आदेश दिया था कि डॉक्टर को लेकर आओ। ये बात जब प्रिंसेस को पता चलती है, कहती है इन दोनों लोगों को रंगे हाथों पकड़ना ही पड़ेगा। चलो अच्छा खेल है, उन लोगों के साथ खेलते हैं, लेकिन अगर जो भी आज डॉक्टर को लेकर गया ना, उसे जान से मरना ही पड़ेगा। शैडो गॉड से कहती है कि आज के बाद से तुम मेरे लिए ही काम करोगे और कुछ और शैडो गॉड को लाओ जो पे मेरे ऊपर नजर रखें। कहते हैं ठीक है जैसा आप कहे। इधर हम सिक्स प्रिंसेस को देखते हैं जो बहुत तेज है ना, जो किंगवा को गाली दे रही होती है कि ये इतना कैपेबल कब से हो गया, उसने तुम्हें इतना मारा है। वहाँ पर दासी कह रही होती है कि प्रिंसेस ने मना किया है कि फिजिशियन नहीं आएगा। वहाँ पर वो क्वीन मदर की हेयर पिन देती है कि जाओ और फिजिशियन को लेकर आओ कैसे भी करके। कहती है लेकिन प्रिंसेस कहती है प्रिंसेस को दूर रखो इन सब मामलों से, जाओ फिजिशियन को लेकर। वो वहां से जाती है। जैसे रास्ते से जा रही होती तो प्रिंसेस मिल जाती है। कहती है कहाँ जा रही हो। यहाँ पर दासी बोलती है कि मुझे सिक्स प्रिंसेस ने आदेश दिया है कि मैं फिजिशियन को लेकर आऊँ। कहती है मैंने तो आदेश नहीं दिया है। कहती है मैं उनकी पर्सनल मेड हूँ, सोच समझ के बात करो। कहती है लगता है मरने से नहीं डरती हो। कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है ना, तुमने तो मेरे सामने ग्रीट भी नहीं किया। मैं ग्रीट नाम की चीज नहीं जानती हो, अदरवाइज मैं प्रिंसेस हूँ, तुम मेरे सामने ग्रीट जरूर करती। कहती मैं सिक्स प्रिंसेस की दासी हूँ, तुम्हारी नहीं। शैडो गार्ड आता है, उसको नीचे बैठा देता है। कहती है मैं जाऊंगी क्योंकि ये क्वीन मदर की हेयर पिन है। कहती उफ, क्वीन मदर की हेयर पिन, और उसके हाथ पर अपना पैर रखकर दबा देती है। कहती है इतना याद रखो ये हेयर पिन तुम्हें वहां पर नहीं जाने देगी। कहती क्यों नहीं जाने देगी। यहाँ पर शैडो गार्ड अपनी तलवार निकालते हैं और उस दासी को वहीं पर मार देते हैं। फेंग जेंजी और सिक्स प्रिंसेस हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए थे। उन दोनों को साथ में देखकर प्रिंसेस हंस रही होती है। कहती वाह क्या बात है, प्रिंसेस तो अभी शादीशुदा भी नहीं है, फिर भी मेरे हस्बैंड के साथ अकेले रूम में है। कहती है कि तुम्हें तमीज नहीं है कि बिना दरवाजा खोले आ गई। कहती है अच्छा, अपने हस्बैंड से मिलने आने के लिए मुझे दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। वैसे अगर तुम मेरे हस्बैंड से इतना ही प्यार करती हो तो शादी कर लो ना। और उसके बालों में हेयर पिन लगा देती है। कहती है तुमने क्या किया मेरी दासी के साथ। कहती है वो ज्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश कर रही थी तो मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया। कहती लगता है तुम्हें गलत फहमी हो गई है सिस्टर, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों तो कितने अच्छे दोस्त हैं। उसका हाथ पकड़ते तो प्रिंसेस अपना हाथ पहुंच लेती है। कहती है मैं इन सब चीजों से ना बहुत परेशान हो गई हूँ। वैसे भी मुझे इस फेंगजेंजी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें शादी करनी है ना तो कर लो। कहती मैं मिनिस्टर की बेटी हूँ, इतना जान लो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कहती मिनिस्टर की बेटी, कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी तो इसी से होकर रहेगी। हाँ अगर नहीं भी हुई ना तो मैं इसे इतनी सजा दूंगी कि तुम देखती रह जाओगे। कहती और आपका क्या होगा। कहती मैं तो इसे डाइवोर्स दे दूंगी। इधर प्रिंसेस नहाने के लिए जा रही होती है, बैठी होती है। कहती है कि चलो अंदर आ जाओ शैडो गार्ड से। कहता है नहीं प्रिंसेस मैं कैसे आ सकता हूँ। कहती है कि मैंने कहा ना अंदर आ जाओ। वो जाता है और प्रिंसेस के कंधे ना दबाने लगता है। फेंगजेंजी के बारे में और बातें पता करो। कहता है ठीक है जैसा आप कहे मैं वैसा ही करूंगा। कहती है मेरे पास आने से पहले अपनी आइडेंटिटी याद रखना कि तुम यहाँ के शैडो गार्ड हो, हमेशा मेरे पास रहोगे। कहता है ठीक है प्रिंसेस जैसा आप कहें। अब हमें पता चलता है कि थर्ड प्रिंसेस वहां पर आते हैं जो कि सारे षड्यंत्र के रचयिता है। मीन्स एक हिसाब से देखा जाए वो प्रिंसेस के साथ वहां पर गेम खेल रहे थे कि फेंग जिनजी से प्रिंसेस शादी कर लेंगी और उस चूकुंगवा को मारकर थर्ड प्रिंस राजा बन जाएंगे। यहाँ पर अपने टारगेट में थोड़ा पीछे हो रहे थे क्योंकि चूकुंगवा का यह बदला हुआ रूप थर्ड प्रिंस को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन फेंग जेंजी अलग ही लहजे में जी रहा था। उसको क्या लग रहा था ना कि प्रिंसेस उसके प्यार में पागल है, भले ही उसने पनिशमेंट दी है लेकिन देखना अगले ही दिन वो भीख मांगते हुए आएगी। कहते ठीक है ऐसा ही होना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि वो उसका कंधा दबा रहा होता है। कहता है कि आपको महल में चलना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश रची जा रही है। कहती है आज तो जरूर जाना होगा। इधर हम राजा को देखते हैं जहां पर जितने भी मंत्री होते हैं वो थर्ड प्रिंस से मिले हुए होते हैं। एक एक करके वहां पर प्रिंसेस की आकर बुराई करने लगते हैं कि उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। वो जिस हिसाब से यहाँ पर रहती है
वो अच्छी बात नहीं है, 5-5 लड़कों के साथ रहना, ये किसी भी प्रिंसेस को जो शोभा नहीं देता है। थर्ड प्रिंस भी कहते हैं, मुझे लगता है कि उसे यहाँ से निष्कासित कर देना चाहिए। मैं यहाँ पर मैजेस्टी मन में सोचते हैं कि अगर निष्कासित कर दिया ना तो मेरी राजगद्दी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राजा खुद नहीं चाहते थे कि वो थर्ड प्रिंस को अपनी राजगद्दी दे, मतलब जब तक मर नहीं जाते वो खुद राजगद्दी संभालना चाहते थे। प्रिंसेस कहती है, कौन है जो मेरे बारे में ये अफ़वाह फैला रहा है कि मैंने ये सब कुछ किया? एक मंत्री कहता है कि ये रॉयल फैमिली की बेइज्जती होगी। प्रिंसेस ने न जाने कितने ऐसे काम किए हैं जो रॉयल फैमिली के खिलाफ है। कहती है, मैंने तुमसे एडवाइस माँगी। कहता है कि और आपसे किसी ने एडवाइस माँगी? आपकी एडवाइस कोई चाहता भी नहीं है। कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप इतने लॉयल हैं राजा के लिए। कहता, हाँ, मैं बहुत लॉयल हूँ। तलवार निकालती है और उस मंत्री के तलवार आर-पार कर देती है, उसको वहाँ पर मार देती है और फिर हँसने लगती है। कहते, ये क्या किया तुमने? लेकिन राजा मन ही मन स्माइल कर रहे होते कि उसकी बेटी तो कमाल की है और ये वैसे भी मैं इस मंत्री को बहुत दिनों से मारना चाहता था, इसने मार दिया तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर पता चलता है कि जो आर्मी थी ना, उसमें बहुत बड़ी एक धांधली हुई है, जिसका पता अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। तो प्रिंसेस कहती है मंत्री कहीं तुम तो नहीं मिले हुए हो? कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो, भला मैं क्यों मिलूंगा? कहती है, लेकिन मुझे इतना लगता है कि तुम रिबेलियन बनने वाले हो थर्ड प्रिंस के साथ मिलकर। कहता है, मेरा थर्ड प्रिंस से ही कोई लेना देना नहीं है। ये बात राजा भी जानते थे कि थर्ड प्रिंस अपनी आर्मी तैयार कर रहे हैं बहुत ही जल्दी महल पर आक्रमण करने के लिए। थर्ड प्रिंस से भी राजा को छुटकारा ही पाना था। अब यहाँ पर प्रिंसेस कहती हैं कि मैजेस्टी अगर आप बुरा ना माने तो मैं सारी कमांड अपने हाथ में लेना चाहती हूँ। सारी ऑफिशियल जितनी भी धोखेबाजी धांधली हुई है उसका पता लगाना चाहती हूँ। तब इस पर थर्ड प्रिंस कहते हैं कि मैजेस्टी ये गलत बात है, जब तक मैं हूँ तब तक प्रिंसेस को इन सब में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कहती, क्यों, मैं नहीं कर सकती क्या? मेरा खुद का काम है। कहते, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, मुझे जिम्मेदारी दीजिए। तब यहाँ पर राजा अपने बेटे को जिम्मेदारी न देकर प्रिंसेस को जिम्मेदारी देती है। कहती है कि ठीक है फादर, मैं आपकी सारी इच्छाओं को फुलफिल करूंगी। कहते हैं, ठीक है, मैं ऑर्डर जल्द से जल्द पास कर दूंगा। इधर फादर और डॉटर एक साथ बैठे हुए होते हैं और चेस खेल रहे होते हैं। कहते हैं, क्या हुआ, आज काफी बदली हुई नजर आ रही हो? कहती है कि फादर, आपकी हिफाजत करना मेरा काम है, 1 महीने के अंदर ही मैं उस थिएटर को ढूंढ निकालूंगी। प्रिंसेस बाहर निकलती है तो वहां पर उसका हस्बैंड फिर से आ जाता है, जो चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा दिल जीतने के लिए इतना आगे गिरोगी? कहती है, तुम्हारा दिल? भला मैं तुम्हारा दिल क्यों जीतना चाहूंगी, मुझे तुम्हारे दिल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। शैडो गार्ड उसको फिर से नीचे गिरा देता है। यहाँ पर शैडो गार्ड को क्या लग रहा था ना कि अभी प्रिंसेस उसे डांटेंगे, लेकिन प्रिंसेस कहती तुमने अच्छा काम किया। वहां पर तभी डे केयर आ जाता है। जो गंगवा थी उसे एल्डेस्ट प्रिंसेस साथ में क्राउन प्रिंसेस की उपाधि दी जाती है। अभी वो क्राउन प्रिंसेस बनी नहीं थी, बस उपाधि दी गई थी। उसका जो कार्यक्रम होगा वो बाद में होगा, अगर उसने अपना काम कर लिया तो। साथ में उसने वहां पर फेंग जिनजी से डाइवोर्स की बात भी कही थी। कहता तुम मुझसे डाइवोर्स नहीं ले सकती हो, समझी? इधर हम देखते हैं कि बहुत सारे शैडो गार्ड को बुलाया जाता है और उन्हें अपनी निगरानी में प्रिंसेस रखती हैं। तभी दासी फिर से आ जाती है कि जो आपके हस्बैंड हैं वो बाहर जो है बेहोश हो गए हैं। कहती है, अच्छी बात है बेहोश हो गए हैं, उसे और भी ट्रबल में डालो ताकि दोबारा मुझसे लड़ाई करने का ना सोचे। कहती है, ठीक है प्रिंसेस। अभी प्रिंसेस के कंधे में दर्द हो रहा था तो शैडो गार्ड उसके कंधे को दबाने लगता है। इधर बेहोशी के बाद जब फेंग जेनजी उठता है तो सिक्स प्रिंसेस कहती है कि तुम दिन भर नील डाउन रहे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते हैं, इस प्रिंसेस का मैं क्या कहूँ, ये मेरे कब्जे में नहीं आ रही है। अगर ये मेरे झांसे में नहीं आई तो थर्ड प्रिंस को राजा कैसे बनाऊंगा और मैं अपनी पोजीशन कैसे पाऊंगा? कहती है, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है, जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या सब कुछ सही हो जाएगा, मेरी यहाँ पर जान निकली जा रही है। कहती है कि हाँ, हिम्मत रखो, सब हिम्मत के साथ ही सही होगा। कहता है, ठीक है, मैं हिम्मत रख रहा हूँ। इधर हम देखते हैं रात होती है तो चुइंगुआ सो रही होती है, लेकिन शैडो गॉड को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। वो उसके पास जाती है, एकदम पास, जैसे उसके सर पर हाथ रखने चलती है ना। शैडो गॉड बहुत ही एक्टिव होते हैं, तुरंत ही प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेते हैं, नीचे गिराने चलते हैं। कहता, माफ करिएगा प्रिंसेस, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कहती है कि तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? कहता है कि जो सजा देंगी मंजूर है। कहती है, ठीक है, इसकी सजा तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे बेड पर आकर लेट जाओ। कहता, बेड पर? लेकिन मैं कैसे? कहती, मैंने कहा ना, बेड पर लेट जाओ। वो उसके बगल लेट जाता है और उसके ऊपर कंबल डाल देती है। शैडो गार्ड को तो यकीन नहीं होता है कि प्रिंसेस ये क्या कर रही है, हमेशा मुझे मारने वाली प्रिंसेस आज ऐसे बिहेव कर रही है। सुबह उठती है प्रिंसेस तो देखते हैं कि उसका हाथ उसके ऊपर होता है और उसे छूती है। यहाँ पर प्रिंसेस स्माइल कर रही होती है। शैडो गार्ड उठकर दूर बैठ जाता है। कहती है कि तुम इतना क्यों शर्माते हो, और हंस रही होती है। सुबह जैसे ही बाहर निकलते तो फिर से उसका हस्बैंड खड़ा होता है कि रॉयल हाइनेस, आप मुझसे इग्नोर मत करिए। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बुरा किया, आपको हर बात
बार रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी फीलिंग को ऐसे मत ठुकराओ। कहती है कि ठीक है, पॉसिबल है तो मुझसे दूर रहो। इधर हम देखते हैं वो बैठी हुई होती है और अभी छानबीन कर रही होती है। कहती है कि तुम्हारे पास स्किल्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के पास जाओ और वहाँ की फाइनेंस को चेक करो। मुझे पता है कि उसमें थर्ड प्रिंस जरूर इन्वॉल्व होंगे। को सेडो गॉड को भी लेकर जाओ। कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा। कहती हाँ, जल्दी आने की कोशिश करना। कि शोकिंग हुआ अपने उन 4 पेट्स को भी बुलाने को कहती, बुलाओ, मैं उन सब की खूबियां देखना चाहती हूँ। इधर चारों के चारों मास्क लगाए हुए होते हैं, जो प्रिंसेस के बारे में कह रहे होते हैं कि प्रिंसेस का रवैया इस बीच काफी चेंज हुआ है। लगता है कि वो अपनी लाइफ से बोर हो गई है तो नेक्स्ट खेल खेलना स्टार्ट किया है। कोई बात नहीं, एल्डेस्ट प्रिंसेस हैं, हम लोगों को जरूर एक दिन बुलाएंगी। तभी वहाँ पर दासी आती है और बोलती है कि आप लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है। उन चारों को भी यकीन नहीं होता है कि इतने सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें बुलाया गया है। प्रिंसेस वहाँ पर सामने आकर बैठ जाती है, चारों को देखती है। चारों अलग अलग मास्क लगाए हुए होते हैं। कहती है कि मैंने तुम लोगों को कई मंथ से नहीं देखा है, चलो अपनी अपनी आइडेंटिटी बताओ। पहले होता है विंजन, जो वेन फैमिली का वारिस होता है, लेकिन उसके फादर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मीन्स उसकी फैमिली भी। इसी वजह से उसे वहां से निकाल दिया गया, तो प्रिंसेस के छत्र छाया में अभी वो रह रहा है। कहती है अच्छी बात है। दूसरा होता है क्विंकी फैमिली का, जिसकी नॉलेज के आगे ना कोई भी नहीं टिक पाएगा। तो थर्ड होते हैं सेन कॉन्गजिन, जो सेन फैमिली से होते हैं और ये नेचर वाइज काफी अच्छे होते हैं। चौथे होते हैं होंक्यू, जो बहुत ही ज्यादा ना बड़बोले होते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते, उनको जो मन में होता है बस बोल ही देते हैं। कहते हैं प्रिंसेस आपको क्या लगता है हम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है? कहते हैं चलो सब लोग नील डाउन हो जाओ और एक एक करके मेरे पास आओ। तभी वहां पर फेंग जेनजी फिर आ जाता है। कहता है कि रॉयल हाइनेस, आप बताइए कि इन चारों को क्यों बुलाया है? अब आप मुझे भी बुला सकती थी। कहती अच्छा तुम्हें भी आना है, चलो जाकर दूर बैठ जाओ। कहते मैं यहाँ पर क्यों नहीं बैठ सकता? कहती क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पर बैठने की। वो दूर जाकर बैठा हुआ होता है, लेकिन क्योंकि उसके पैरों में इतनी चोट लगी होती है तो वो बैठ भी नहीं पाता, किसी तरह बस बेचारा बैठा हुआ होता है। और सबसे ज्यादा ना फोर्थ लड़का हंस रहा होता है उसकी इंजरी देखकर। कहता है मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। कहता है तो आए क्यों थे, जाओ ना यहाँ से चले जाओ। चारों के चारों उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। चारों की कैपेबिलिटी देखकर यहाँ पर प्रिंसेस कह रही होती है कि ये यंग है, इनके पास दिमाग है। और शैडो गार्ड से कहते हैं चलो आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। ये बात फेंग जेनजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसे मिलने चाहिए थी, लेकिन ये सैडो कार्ड 4 लड़कों को मिल रही हैं। कहती है कि मुझे तुम लोगों से अभी के लिए कोई बात नहीं करनी, तुम 3 जाओ और फेंग तुम यहीं पर रुको। कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको। कहते हैं हाँ बताइए कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों रोका? कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है और तुम्हारा स्टेटस भी अच्छा है। मुझे तुम्हारे घर जाना है, वहाँ पर देखने जाना है तुम्हारे फादर से मिलने के लिए। कहते हैं ठीक है, कुछ दिनों में वहाँ पर एक प्रोग्राम भी है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? प्रिंसेस कहती क्या तुम इतने बोल्ड हो गए कि तुम मुझसे डायरेक्ट पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? कहते माफ करिएगा प्रिंसेस, लेकिन मुझे आपसे पूछना था कि वहाँ पर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं वो ना उड़ाए। कहती ठीक है मैं चलूंगी, वैसे भी तुम्हारे फादर का बर्थडे है, मुझे तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा तुम्हारे टैलेंट के लिए। रात होती है, फिर से शैडो कार्ड को ठंड लग रही होती है, उसके पास जाती है। कहती है कि अभी भी ठंड में बैठे हुए, चलो बेड पर आ जाओ। वो उसके बगल लेट जाता है और कंबल लेकर लेटा हुआ होता है और वो स्माइल करता है। सुबह हो जाती है, वो उसको फिर से तैयार करता है, तभी दासी आती है। पता चलता है बैंक्वेट में प्रिंसेस को भी उसके फादर की तरफ से बुलाया गया है। कहती है कि आप वहां पर जाएंगी? कहती जाना तो है। वहां पर आता है, कहता है प्रिंसेस आप चलेंगी? कहती तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे बाद आऊंगी। कहता है लेकिन प्रिंसेस आप मेरे साथ चलती तो? कहती मैंने कहा ना तुम चलो मैं आ जाऊंगी। इधर हम देखते हैं कि अभी वो जैसे ही घर जाता है ना, तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि इनका जो लड़का है वेन वो तो किसी काम का नहीं है, बाकी लड़के कितने अच्छे हैं, वो प्रिंसेस के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। वो प्रिंसेस उसको कुछ मानती भी नहीं है, लेकिन तब भी वो उनके पीछे पड़ा हुआ है। उसको लगता है कि प्रिंसेस यहाँ पर आएंगी, लेकिन प्रिंसेस कभी नहीं आएंगी। तभी वहां पर प्रिंसेस सामने से आ जाती है, उनको देखकर सारे डर जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि वो कितनी क्रूएल है। कहती है लगता है तुम लोगों के हाथ बहुत ज्यादा फ्री हैं, तुम लोगों का मुंह भी। ऐसा करो अपने हाथों का यूज करो अपने मुंह पर मारने के लिए। वो लोग लगातार थप्पड़ मारते रहते हैं। तभी वहां पर उसके फादर आ जाते हैं। कहती है कि आपको बर्थडे मुबारक हो, ये आप आने वाली है मुझे पहले बता देती ये तो मैं कुछ इंतजाम करके रखता। कहती नहीं कोई बात नहीं, अंदर जाकर बैठ जाती है। पर एक नौकर आता है कि आपके लिए इमरजेंसी में एक लेटर आया है।
कहते हैं मुझे लेटर बाद में पढ़ना है, कहते हैं नहीं आप पढ़ लीजिए इसे। जैसे ही वो लेटर खोलकर पढ़ते हैं पता चलता है उसमें लिखा होता है कि प्रिंसेस तुम्हारी छानबीन करने आई है तो बच के रहना। कहता है ये क्या लेटर है? अब वहाँ पर प्रिंसेस कहती है इतना क्यों डर रहे हो? मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही आई थी। मैं जहाँ पर क्राइम होता है ना एडवांस में पहुँच जाती हूँ। वैसे मेरा कोई पर्पज़ नहीं है। कहते हैं प्रिंसेस आप बताइए ना, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको यहाँ पर मेरी जाँच पड़ताल करनी पड़े। लेकिन तभी सैनिक प्रिंसेस पर अटैक करने चलता है तो शैडोगार्ड उसे धक्का दे देता है और उसे जैसे ही पकड़ने चलता है तो वो ऑलरेडी पॉइज़न खा चुका होता है, वो मर जाता है। कहती मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करूँगी, मंत्री को पकड़ो और इनसे सारे सच को बुलाओ। कहता है योर हाइनेस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं डेथ डिज़र्व करता हूँ लेकिन मैंने ऐसा कोई घपला नहीं किया। वो वहाँ से चले जाते हैं। कहती है ये मौत से इतना डर गया है ना कि बहुत जल्दी आएगा माफ़ी माँगने। तभी हम देखते हैं जो विन होता है ना उसका भाई आ जाता है। कहता है कि तुम यहाँ पर तुम्हें शर्म नहीं है? एक औरत के पीछे रहने वाला इंसान आज बिल्कुल सामने आकर खड़ा है। कहता है क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकता और मैं शेमलेस किस लिए हुआ? तुम हो शेमलेस, तुम्हें तो यहाँ पर खड़े होने भी नहीं चाहिए, लेकिन तब भी तुम खड़े हो। कहता है हाँ क्योंकि मैं यहाँ पर अपना चेहरा दिखा सकता हूँ। प्रिंसेस जो आई है, कहता है प्रिंसेस यहाँ पर आई है? कहता है हाँ बर्थडे विश करने आई है। तभी दूसरा लड़का आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम्हें रूल्स भी नहीं पता है, तुम्हें तो यहाँ का फैमिली स्टाइल भी नहीं पता है, यहाँ के लॉ के बारे में तो तुम्हें जरा सा भी नॉलेज नहीं है। तब यहाँ पर उसका दूसरा भाई कहता है हाँ रूल्स तो रूल्स होते हैं, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन इस पर वेन कहता है मैं भला क्यों सोचूं, तुम लोग अपने रूल्स के बारे में सोचो, मैं कौन सा यहाँ पर रह रहा हूँ। तभी वो कहता है कि आदमियों इसे मारो। 2 आदमी उसे पकड़ लेते हैं। कहते हैं इसे इतना मारो ना कि दोबारा शकल ही ना दिखा पाए। उसे जैसे ही मारने चलते हैं तभी उसके फादर आ जाते हैं और अपने बेटे को थप्पड़ मार देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेन को हाथ लगाने की। आज वो उसका बेटा भी नहीं समझ पा रहा था कि फादर ने पहली बार उस पर हाथ क्यों उठाया। कहते हैं मुझे माफ कर दो बेन, मुझे माफ कर दो। हाथ इसलिए उठाया क्योंकि प्रिंसेस पीछे थी। कहती किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे आदमी पर हाथ उठाया। नौकर बता देता है कि सेकंड यंग मास्टर थे जिन्होंने इन पर हाथ उठाया। कहता है नहीं नहीं प्रिंसेस ऐसी बात नहीं है, ये वैसे कोइंसिडेंट था, मैं जरा सा मजाक कर रहा था इसी वजह से ऐसा। चलो माफी मांगो, अभी के अभी माफी मांगो। कहता है लेकिन मैं इस लड़के से माफी कैसे मांग सकता हूँ? मैं कहती है मैंने कहा ना माफी मांगो। वो नीचे बैठकर माफी ही नहीं मांगता तो प्रिंसेस कहती ठीक है इसके फादर की भी जांच पड़ताल करो क्योंकि मुझे लगता है वो भी किसी न किसी काम में तो शामिल ही होंगे। तब यहाँ पर मंत्री कहते प्रिंसेस आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, जरूरी नहीं कि सारे मंत्री ही इस काले धंधे में शामिल हो। मैं सिर्फ यहाँ पर चीजों को सॉल्व करने आई थी लेकिन मुझे और भी क्लू मिल रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। कहता है अंकल प्लीज मेरे फादर को बचा लीजिए, फिर प्लीज मेरे फादर को बचा लीजिए। यहाँ पर जो मिस्टर वेन होते हैं अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, प्रिंसेस थी तब भी तुमने इस तरह का काम किया। कहता है फादर मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दीजिए। तो मैं कैसे माफ कर दूं, तुमने आज जो काम किया उसकी वजह से मैं फंस सकता हूँ। तो इस पर वो चिल्लाने लगता है कि ये फंस सकते हैं तो ये आपके काम है, मैंने आखिर ऐसा क्या किया और ये एल्डेस्ट प्रिंस इसमें इतना क्या खास है कि लोग इनके सामने सर झुकाते हैं, मेरे सामने तो इसकी जरा से भी औकात नहीं है। तो इस पर उसके फादर फिर उसको मार देते हैं। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं तो संभल कर रह रहे थे लेकिन उसका भी प्लान एकदम सॉलिड था। कह दिया कि थैंक यू सो मच वेन, तुमने मेरी मदद की। लेकिन सब तभी सामने फायरवर्क्स होता है तो इस पर शैडो गार्ड कहता है कि प्रिंसेस लगता है कि आपका काम हो गया, हमें क्लू मिल चुका है, चलो हम लोग चलते हैं। कहती हाँ चलो चल से चल, चलो उसके घर को सर्च करना है। इधर थर्ड प्रिंस बैठे होते हैं जहाँ पर पता चलता है कि आज जो है वैन फैमिली में प्रिंसेस गई थी और वहाँ की जांच पड़ताल के बारे में भी कहा है। कहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, मेरे सारे प्लान फेल क्यों हो रहे हैं। इधर मिस्टर वॉन्ग को देते हैं जहाँ पर प्रिंसेस जाती है। कहता है रॉयल हाइनेस आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? कहती कुछ नहीं प्रिंसेस तो आपसे बात करने के लिए आई थी, वैसे मेरे गार्ड्स भी आए हैं। कहते हैं कि मैंने कोई भी एसडी का ऑर्डर रिसीव नहीं किया है कि आप यहाँ पर जांच पड़ताल कर सके। कहती है मिस्टर वॉन्ग आप ना भी ऐसी बातें करते हैं ना कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मैजेस्टी मुझे ऑर्डर नहीं देंगे, देखो ना मैजेस्टी का मुझे टोकन मिला है कि मैं कोई भी फैसला ले सकती हूँ। कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये सब झूठ है। कहती है नहीं यही सब सच है। तब यहाँ पर थर्ड प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं क्या बात है प्रिंसेस, इतने सारे गार्ड्स के साथ यहाँ क्या कर रही हो? तब वहाँ पर मिस्टर वॉन्ग कहते हैं थर्ड प्रिंस प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये करप्शन के मामले में मुझे फंसाना चाहती है। कहती थर्ड प्रिंस आप मेरे बीच में मत आइए क्योंकि यहाँ पर मैं अपना काम कर रही हूँ। कहते लेकिन तुम यहाँ पर किसी निर्दोष को नहीं पकड़ सकते हो। कहती मैजेस्टी का ऑर्डर है,
मेरा जिसको मन करेगा उसको पकड़ूंगी। अब थर्ड प्रिंस के सैनिक भी उस टोकन के सामने नहीं आ पाते, तभी उसका लड़का भागते हुए आता है, कहता है प्रिंसेस आप यहाँ पर। पता चलता है उसको इतना मारा गया है प्रिंसेस के आदमियों द्वारा कि उसका मुंह पूरा लाल हो चुका है। कहते हैं आप यहाँ पर मेरे घर में क्या कर रही हैं, भला आप मेरे फादर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मेरे फादर थर्ड रैंक ऑफिशियल है। कहते थर्ड रैंक ऑफिशियल है लेकिन पता है करप्शन किया है। कहते हैं मेरे फादर करप्शन कभी कर ही नहीं सकते। कहती है मेरे पास एविडेंस है, इन्होंने ही करप्शन किया है। थर्ड प्रिंस कहते हैं कि तुम निर्दोष को फंसा रही हो। कहती है उफ, यहाँ पर ऐसी डिस्गस्टिंग बातें करनी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही मेरे पास टाइम है। वैसे एविडेंस मिल चुके हैं, लो तुम देख लो। वहां पर एक एक एविडेंस सामने आ जाता है। कहता है फादर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, और वो तेज तेज हंस रही होती है। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी को पता चल जाता है कि जिसने करप्शन किया था उस मंत्री के बारे में पता चल गया था, मतलब उसकी बेटी ने वो काम कर दिया जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। कहते हैं कि अच्छी बात है, मेरी फैमिली में कम से कम कोई तो समझदार है। इधर अभी प्रिंसेस जब पूरे रूम की जांच पड़ताल करवाती है तो वहां पर बहुत सारे चांदी के टेल्स निकलते हैं, पर सब सच सामने आ गया था। कहती है कि यंग मास्टर आप बताइए कि आप क्या कहेंगे अपने फादर के बारे में। कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस। थर्ड प्रिंस कहते हैं आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं जो एक और मंत्री होते हैं वो थर्ड प्रिंस से मिले होते हैं। कहते हैं जिस तरह प्रिंसेस काम कर रही है ना, इतना क्लियर एटीट्यूड और इतनी जल्दी काम को फिनिश कर रही है कि मैं भी फंस जाऊंगा। कहता है कि अभी भी टाइम है, कोई टाइम नहीं, वो क्रूएल पर क्रूएल होती जा रही है। अगर हम लोगों ने अपना काम नहीं किया ना तो हम लोग मारे जाएंगे। पॉसिबल हो कि हम लोग इस महल पर अटैक करें, एक अच्छा टाइम ढूंढो। कहता हाँ ठीक है। इधर हम देखते हैं शैडो गार्ड फिर से प्रिंसेस को तैयार कर रहा होता है, तभी वहां पर जो वेन होता है ना वो आता है। कहती क्या हुआ। कहता है कि कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन जब शैडो गार्ड को देखता है ना तो उसका दिल टूट सा जाता है, क्योंकि विंग भी प्रिंसेस को लाइक करता था और उसने अपने सारे दोस्तों से भी कह दिया था कि प्रिंसेस मुझे बहुत खास मानती है, वो मुझे लाइक करती हैं। कहती है जब कोई काम नहीं है तो जाओ बाहर आराम करो। कहता है ठीक है प्रिंसेस। वहां पर प्रिंसेस भी उससे बड़े प्यार से बात कर रही थी ना, तो ये बात शैडो गार्ड की अच्छी नहीं लग रही थी कि प्रिंसेस मेरे सिवा किसी से अच्छे से बात नहीं कर सकती। रात हो जाती है, दोनों साथ में लेटे हुए होते हैं, तो वो उठकर बाहर चला जाता है। तब प्रिंसेस जान जाती है कि वो जरूर कोई काम करने गया है। कहती है बस अपने आप को चोट मत लगने देना। वो बैठी हुई होती है, तब तक थोड़ी देर में वहाँ पर शैडो गार्ड फिर से आ जाता है। कहती है कहाँ गए थे, मुझे पता है कि तुमने कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं की होगी कि मुझे पनिशमेंट देनी पड़े। कहता है नहीं प्रिंसेस। वहां पर उसके बगल फिर से सो जाता है और खुश हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि सुबह होते ही वहां पर न्यूज आती है प्रिंसेस के सामने कि सिक्स प्रिंसेस का मर्डर हो गया है। इस बात पर बहुत तेजी से ना जो चुकुंगुआ होती हंसने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि ये काम किसी और का नहीं सिर्फ शैडो गार्ड का है, रात में वो इसीलिए गया था। कहती तुमने किया ना। कहता मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन जिस तरह से उसके मोटिव थे ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कहती कोई बात नहीं, अगली बार से अपने आप को चोट मत लगने देना। तुम तो डे बाई डे बहुत क्लेवर होते जा रहे हो और मेरे दिल के बहुत करीब भी आते जा रहे हो। देखते हैं कि जितनी भी चीजें थी खोजबीन में मिली थी वो मैजेस्टी के सामने लाई जाती हैं। मैजेस्टी कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया है, रिसेंट में तुम जो है यहाँ की राजगद्दी के कैंडिडेट के सबसे करीब हो। कहती है कि ठीक है फादर, लेकिन तभी वहां पर पता चलता है ना कि सिक्स प्रिंसेस को किसी और ने नहीं थर्ड प्रिंस ने मारा है। तुम जरा सा भी अच्छा काम नहीं कर सकते। कहता फादर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नहीं मारा, मैं तो वहां पर था भी नहीं। लोगों तो का तो यही कहना है कि तुम उसके रूम में मिले। मैजेस्टी का बेटा था तो उसे इस तरह सजा नहीं दी जा सकती थी। वहां पर मैजेस्टी उसे छोड़ देते हैं। अभी हम देखते हैं कि फिर से जो चारों लड़के होते हैं एक साथ खड़े होते हैं। कहती है कितने हैंडसम है, एक से बढ़कर एक हैंडसम। सब अपनी अपनी काबिलियत दिखा रहे थे, लेकिन प्रिंसेस जरा से भी उन लोगों से इम्प्रेस नहीं हो रही थी। हैंडसम है लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है, चलो कुछ इंटरेस्टिंग सा गेम खेले। कहते हाँ हाँ प्रिंसेस गेम बताइए। हर एक लड़के के पास जाती हो, ये बताओ कि तुम लोग 4-5 साल से यहाँ पर रह रहे हो, तुम लोग कोई भी काम नहीं करते, दिन भर बस बैठे रहते हो, तो ये बताओ तुम लोगों के पास इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए, इतने पैसे कहाँ से आए, इतना अच्छा तुम लोग खाना क्यों खाते हो। अगर तुम लोगों ने इन सब चीजों का आंसर मुझे दे दिया ना, तुम लोगों के साथ वक्त बिताने का सोचूंगी। लेकिन प्रिंसेस ये कपड़े तो हमारे हैं। कहती है कि हाँ वही तो पूछ रही हूँ, मिले कहाँ से है ये बताओ। के पास जाती है लेकिन कोई इसका सही जवाब नहीं दे पाता। यहाँ पर सबको कोई ना कोई बहाना बना रहे होते हैं कि प्रिंसेस हमें यहाँ से मिल गया, वहां से मिल गया। प्रिंसेस किसी के भी आंसर से खुश नहीं होती है। कहती जब तक सही एक्सप्लेनेशन नहीं देते तुम सब नील डाउन ही रहोगे। अब शैडो गार्ड के पास जाती है तो वो कहता है कि ये मुझे शैडो गार्ड की तरफ से ड्रेस मिली थी और खाना मैं खुद जो है कोई काम करता हूँ तो जो पैसे मिलते हैं उससे खाता हूँ। कहती ठीक है, तुम लोग भी ऐसे ही जवाब दो कि कौन सा काम करते हो, पैसे मिलते हैं, कपड़े खरीदते हो, तब मैं तुम
लोगों को माफ कर दूंगी। प्रिंसेस कहती है मेरे तो सर में दर्द होने लगा है। तभी वहां पर दासी आती है, बताती है कि प्रिंसेस बाहर फेंग जेंजी आया। कहती है कि फिर से फेंग जेंजी, और फेंग जेंजी सबको नील डाउन हुए देखता है ना, तो कहता है कि इन लोगों को नील डाउन क्यों करा कर रखा है। तो इस पर जो लड़का ज्यादा बोलता है कहता है हाँ तुम भी आ जाओ, इसी में नील डाउन हो जाओ। कहते हैं कि रूल्स नहीं पता है कि प्रिंसेस के सामने नील डाउन हुआ जाता है। यहाँ पर फेंग जेंजी तुरंत ही जमीन पर बैठ जाता है कि प्रिंसेस मुझे माफ कर दीजिए, मैं नील डाउन करना भूल गई थी। कहती ठीक है, ये डाइवोर्स लेटर है, आपसे मेरा और तुम्हारा डाइवोर्स हो गया, दूर रहना मुझसे कहता है, लेकिन आप मुझे डाइवोर्स कैसे दे सकती हैं, पहले भी मना किया। उसे बाहर उठाकर फेंक दिया जाता है। इस पर जो चारों लड़के होते कहते हैं ये मर तो नहीं गया, ये कहीं मर तो नहीं गया, देखो ना उसके अंदर से सांस भी नहीं आ रही होती है। इधर प्रिंसेस को पता चलता है कि वो बाहर पड़ा हुआ, उसकी कई घंटों से होश नहीं आया। कहती चलो फिर देखे चल के। जैसे दरवाजा खोलती है तो वहां पर वो भी अपनी आंखें खोल देता है। कहता है कि प्रिंसेस मैं सच बता रहा हूँ कि तुम मुझे जितना तड़पा रही हो ना, मैं उसका तुम्हें डबल तड़पाऊंगा। कहती है अच्छा तो डबल अभी भी तड़पाने का सोच रहे हो, मुझे ना तुम्हारे ऊपर दया आती है, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे ऊपर एक फेवर कर देती हूँ, फिर से तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ देती हूँ ताकि सब सही रहे। कहते नहीं नहीं प्रिंसेस प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। कहती यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। वो नील डाउन हुआ बैठा रहता है। कहती है टांगे तो तोड़नी ही पड़ेंगी, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। कहती यही तुम्हारे लिए सजा बेहतर है। थर्ड प्रिंस के बारे में बताया जाता है कि उन्हें प्रिंस की उपाधि से निष्कासित कर दिया गया है लगभग लगभग करके। तो इस बार अब फेंगजन जी का जो सपना था ना आगे बढ़ने का, वो भी टूट जाता है क्योंकि वो थर्ड प्रिंस से मिला हुआ था। लेकिन इधर प्रिंसेस उन चारों से कहती है एक्सप्लेनेशन मिला। अब वहां पर वो बताते हैं मेरे फादर ने पैसा दिया था। कहते हैं मुझे ये भी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं लग रहा है। कहती है चलो छोड़ो, हम लोग जाकर अपना काम करो। हम देखते हैं कि रात हो जाती है तो प्रिंसेस बुक पढ़ रही होती है। प्रिंसेस कहती है कि यहाँ कर बैठो। कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उन चारों से इतना पूछताछ कर रही हूँ, उनके करीब जा रही है। कहती है कि हाँ करीब जा रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में तो कुछ जो कहा नहीं। कहते नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप उन लोगों के पास क्यों गई। कहती है क्योंकि मेरे लिए वो लोग इम्पोर्टेंट है। कहते कितने इम्पोर्टेंट है। कहती बहुत ज्यादा, तुम शैडो गार्ड हो तो शैडो गार्ड बनकर रहो ना। कहते हैं माफ कर दीजिए, लगता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। कहती नहीं बगल में आकर लेट जाओ। और फिर से उसके बगल लेट जाता है, उसके ऊपर हाथ रख देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं एक जगह पर बैठे होते हैं, तभी वहां पर प्रिंसेस भी जाती हैं। वहां पर प्रिंसेस को फंसाने का ना एक अच्छा आइडिया बनाया गया था। वहां पर जो मंत्री की बेटी होती है ना, वो ज्यादा बोल रही होती है और प्रिंसेस के सामने नील डाउन भी नहीं करती। प्रिंसेस कहती है नील डाउन नहीं करोगे, लगता पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। कहते हैं माफ करिएगा प्रिंसेस। सब कह रहे होते हैं कि प्रिंसेस आप कितनी अच्छी है, जानबूझकर ना उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। प्रिंसेस के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वहां पर तुरंत ही जो लड़का होता है उसको एंटीडोट दे देता है कि इससे प्रिंसेस आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये प्रिंसेस को पॉइजन किसने दिया। कहती है पता करो कि ये पॉइजन किसने दिया है। फिजिशियन को बुलाने को कहा जाता है। फिजिशियन जैसे आते हैं कहते हैं कि इन्हें जो है बहुत ही खतरनाक पॉइजन दिया गया है, अगर इन्हें सही टाइम पर एंटीडोट न दिया जाता तो प्रिंसेस अब तक मर जाती। जो मंत्री की वाइफ थी ना, असल में उन्होंने प्रिंसेस को वो पॉइजन दिया था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसका असर तो 1 घंटे बाद होने वाला था, पहले कैसे हो गया। लेकिन सोचती है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। फिर से प्रिंसेस के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। इस पर लड़का कहता है तुम लोग जानबूझकर मेरी प्रिंसेस को मारना चाहते थे, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। शैडो गार्ड कहते हैं चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तुरंत उसे लेकर चले जाते हैं। इधर वो अभी भी लड़ रहा होता है कि तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर फेंग जेनजी कहता है कि आखिर प्रिंसेस को हुआ कैसे। तो मंत्री को क्या लग रहा था ना कि ये सब फेंग जेनजी ने किया है। कहता है अरे मैंने नहीं किया है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो यहीं पर बैठा हूँ। इधर मैजेस्टी को भी पता चलता है कि उनकी बेटी को पॉइजन दिया गया है, तो वो बहुत नाराज होते हैं। फिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई। जाते हैं कहते तुम ठीक तो हो ना। कहते फादर मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा पॉइजन भी ठीक हो जाएगा। कहते हाँ ठीक है, तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा क्योंकि इस राजगद्दी के लायक तुम ही हो। अब यहाँ पर वो लड़का बता रहा होता है कि ये सब उस मंत्री की वजह से हुआ है। जैसे सब लोग वहां से जाते हैं तो लड़का खड़ा होता है, कहता है कि प्रिंसेस मेरी एक्टिंग कैसी लगी। कहती है एक्टिंग अच्छी थी, आगे का काम शुरू करो क्योंकि मुझे तुम सबकी जरूरत पड़ेगी, ये इतना आसान खेल नहीं होने वाला। थर्ड प्रिंस रिबेलियन बनने वाले हैं। इधर हम देखते हैं कि एक दासी को मार दिया जाता है और कहा जाता है कि उसने ही प्रिंसेस को पॉइजन दिया था। वो दासी को पॉइजन कहाँ से मिला, इसकी भी तो जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। इधर सैनिक आता है और मंत्री की वाइफ को पकड़ लेता है कि आपने पॉइजन दिया। कहती क्या सबूत है कि मैंने पॉइजन दिया। कहते हैं आपके खिलाफ सबूत मिले एक दासी ने आपको देखा था। कहती नहीं नहीं मैंने नहीं दिया, लेकिन उसको जबरदस्ती वहां से पकड़ कर लेकर जाया जाता है। फिर हम देखते हैं प्रिंसेस शैडो गार्ड के साथ बैठी होती है तो वो लड़का जाता है वहां पर, लेकिन शैडो गार्ड उसके ऊपर अटैक कर देता है। कहता है अरे मैं ऐसी
पोलिटिशियन नहीं हूँ। कहती है कि ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, आगे का प्रोसेस क्या चल रहा है। उस औरत को पकड़ लिया गया है, लेकिन आपको थर्ड प्रिंस से निपटने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कहती है ठीक है। अभी हम देखते हैं मैजेस्टी के सामने लाया जाता है मंत्री की वाइफ को। मंत्री की वाइफ मैजेस्टी की बहन होती है। कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ये करोगे। कहती है कि क्यों ना करूं, आप यहाँ पर राजा बनकर बैठे हैं, मैं भी क्वीन मदर बनना चाहती थी, फेंग जेनजी को राजा बनाती, आप राजा बनने के लायक नहीं है। कहते ठीक है, जाकर इसे जेल में डाल दो। इस तरह राजा कहते हैं कि सारे कागजात इकट्ठा करो, जल्द से जल्द क्राउन प्रिंसेस की घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि डे बाई डे रिबेलियन बढ़ते जा रहे हैं और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इधर फेंग जेनजी को जब पता चलता है कि उसकी माँ को वहाँ पर जेल में डाल दिया गया है। कहते हैं किस बेसिस पर डाला गया ये बताओ। सैनिक कहता है क्योंकि उन्होंने प्रिंसेस को पॉइजन दिया। कहते हैं मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। सैनिक कहते हैं यकीन करना हो करो, नहीं तो ना करो। इधर हम थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो परेशान हो चुके होते हैं चूकंगवा से कि वो हर बार उसके रास्ते में आ रही है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे महल पर अटैक करना पड़ेगा, वो राजगद्दी हथियानी ही पड़ेगी। हम देखते हैं कि प्रिंसेस लेटने चलती है तो शैडो गार्ड जाता है। कहती है कि ये बताओ तुम मेरे बगल लेटने से पहले इतना शर्माते क्यों हो। कहता है आपकी रेपुटेशन का ख्याल है। कहती है किस बात की रेपुटेशन। कहता है आप प्रिंसेस है और मैं तो एक नॉर्मल सा गार्ड हूँ, आखिर मेरी और आपकी क्या बराबरी। कहती है बराबरी, वैसे मैं सोच रही थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी। कहता है नहीं, आप मुझसे कैसे शादी कर सकते। कहती है हाँ, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। कहता है मैं आपके लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कहती है तुम मेरे ही लायक हो और मैं तुमसे आगे चलकर शादी करूंगी। कहता है सच में। कहती है कि हाँ सच में। वो दोनों लेट जाते हैं, लेकिन अभी भी शैडो गार्ड प्रिंसेस की तरफ जाता नहीं तो प्रिंसेस आकर खुद ही उसे किस करने लगती है। दोनों अपनी वहां पर रात बिताते हैं। कहता है प्रिंसेस चलिए आप तैयार हो जाइए। वो प्रिंसेस को तैयार करता है, उसे जूती पहनाता, बहुत ही रोमांटिक अंदाज में। कहती है तुम मेरे लिए एक ट्रीट। लेकिन प्रिंसेस को ये भी पता चल जाता है कि आज थर्ड प्रिंस अटैक करने वाले हैं महल पर, उसकी सेरेमनी ऊपर से अटैक। थर्ड प्रिंस कहते हैं कि प्रिंसेस आपको पता है ना कि आपने जो कुछ भी किया उसमें निर्दोष लोग मारे गए हैं। कहती है निर्दोष नहीं मारे गए हैं, वहां पर जो लोग सच में सजा के लायक थे उन्हें सजा दी गई है। मैंने खुद ये एक-एक चीज़ मैजेस्टी को बताई है। थर्ड प्रिंस कहते हैं कि मैजेस्टी आप मेरी बातों पर यकीन करिए, मुझे नहीं लगता है कि प्रिंसेस यहाँ के लिए सही है और एक लड़की कभी राजगद्दी नहीं संभाल सकती। मैजेस्टी उन दोनों के आर्गुमेंट सुन रहे होते तो कहते तुम दोनों अभी के लिए यहाँ से जाओ, फिर से आना। थोड़ी देर में यहाँ पर प्रिंसेस फिर से आती हैं। अब मैजेस्टी ने सोच लिया था उन प्रिंसेस तो अपनी बेटी को ही बनाएंगे, लेकिन थर्ड प्रिंस बार-बार कह रहे होते हैं कि ये इस लायक नहीं है, ये इस लायक नहीं है। तभी वहाँ पर सैनिक आता है, बताता है कि आर्मी में अब सब कुछ सही है और जो कुछ भी वो थर्ड प्रिंस ने किया। कहता है मैंने कब किया, ये झूठ बोल रही है, चूकूंगा मुझे फंसा रही है। कहते हैं मैं कहती मैंने नहीं फंसाया है, ये सबूत बोल रहे हैं कि आपने ही आर्मी के साथ धोखेबाजी की, सारे मंत्रियों को मिलकर मैजेस्टी के खिलाफ साजिश रची और आप खुद मैजेस्टी को मारने वाले थे। नहीं फादर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं मारने वाला था। मैजेस्टी कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारने वाले थे, मैं तुम्हें कभी भी यहाँ का राजा नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी बेटी को ही बनाऊंगा। इधर अब तो वो बहुत खुश होती है, सारे कोई उसका पैर दबा रहा होता है, कोई उसका हाथ दबा रहा होता है, सबके बीच में वो अकेली बैठी हुई होती है। कहते हैं कि मैं तो आपकी हमेशा जिंदगी भर केयर करने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं ठीक है, फिर तुम सब मेरे साथ ही रहोगे। मैजेस्टी वहाँ पर थर्ड प्रिंस को सजा दे देते हैं कि कभी भी वो जेल से बाहर न निकले। वहाँ पर प्रिंसेस को क्राउन प्रिंसेस बना देते हैं कि मेरे मरने के बाद क्राउन प्रिंसेस ही यहाँ का सबको संभालेंगे, लेकिन एज अ क्राउन प्रिंसेस वो अभी भी यहाँ पर रहेंगी। इस बात से प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है। अभी यहाँ पर शादी के बाद भी प्रिंसेस मैजेस्टी से कर चुकी होती है। कहती है हम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है, क्या हमेशा मेरे साथ रहोगे। कहता है हमेशा, फॉरएवर। वहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।